बड़ी खबर क्या आ रही है, थोड़ी ही देर में संसद में राम मंदिर पर प्रस्ताव आएगा। लोकसभा और राज्यसभा में यह प्रस्ताव आएगा। लोकसभा में 5, राज्यसभा में 3 वक्ता बोलेंगे। इस पर चर्चा के लिए करीब 4 घंटे का वक्त है और दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होना है। तो देखिए, आज होनी है चर्चा लोकसभा में और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 3:30 बजे प्रधानमंत्री इस पर अपनी बात रखेंगे। और आज का दिन कई अर्थों में महत्वपूर्ण है, कई मायनों में अहम होगा, क्योंकि न सिर्फ संसद में राम मंदिर पर प्रस्ताव लाया जाएगा, बल्कि ये सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी संसद सत्र है और पीएम मोदी भी संबोधित करने वाले। मतलब ये अहम मौका है संसद से विपक्ष को आड़े हाथ लेने का और साथ ही जनता को यह भरोसा भी दिलाने का कि सरकार जो वादे करती है उसके पूरा होने की गारंटी है। तो आप देखिए, 3:30 बजे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तब सबकी नजर होगी और बस कुछ ही देर के बाद राम मंदिर पर जो प्रस्ताव है वो लोकसभा और राज्यसभा में आएगा। पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए बीजेपी ने पूरे बजट सत्र में कांग्रेस पर लगातार हमला किया और फिर बीजेपी श्वेत पत्र लेकर आई और यूपीए के 10 साल के कार्यकाल की खामियां गिनाई गई। आंकड़ों के जरिए बीजेपी ने दिखा दिया कि यूपीए 1 और 2 में देश की इकोनॉमी की क्या हालत थी। वहीं विपक्ष को अब चारों खाने चित करने के लिए बीजेपी राम मंदिर पर प्रस्ताव लेकर आई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि विपक्ष बीजेपी के इस बाउंसर पर क्या स्ट्रेटेजी को तैयार करता है, या फिर बीजेपी के सामने क्लीन बोल्ड हो जाएगा विपक्ष। बिल्कुल। और देखिए, राम मंदिर प्रस्ताव को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी और बीजेपी क्या कह रही है, यह आपको सुनाते हैं। तो लगातार देखिए, इस पर अलग अलग बयान है, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे समाजवादी पार्टी के महासचिव। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अवसर होगा जिस पर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज अपनी बात रखेंगे, पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जब घड़ी में 3:30 बजेंगे तब प्रधानमंत्री इस पर अपना वक्तव्य देंगे। वो क्या कहते हैं, वो किस तरह से इस पूरे विषय पर अपनी बात रखते हैं, तो ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे और इसके अलावा भी दूसरे हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, एक अपडेट जल्दी से हम आपको दे देते हैं। और देखिए, नमो हैट्रिक हुडी पहनकर संसद आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बिल्कुल अलग अंदाज में। देखिए, नमो हैट्रिक वो लिखा हुआ है और उस वैसी हुडी पहनकर वो आए हैं और उस पर उन्होंने क्या कहा है, पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे, यानी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे, अनुराग ठाकुर ने कहा। अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनकर आएंगे तो देश के गरीबों का और कल्याण करेंगे, भारत को और बढ़ाने का काम करेंगे, देश का मान सम्मान और बढ़ाएंगे। तो अनुराग ठाकुर को सुना आपने। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, आई चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ है जयंत जिज्ञासु, प्रवक्ता आरएलटी, और साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही आर राजगोपालन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश करेंगे हम बीजेपी के प्रवक्ता से भी कनेक्ट करने के लिए। लेकिन इस वक्त आइए देखिए, सीधे सदन की कार्यवाही में चलेंगे। तो राम मंदिर पर जो धन्यवाद रखा जा रहा है, सुनिए आप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भगवान राम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहां पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बारे में आज इस महान भारत के महान सदन में, आज़ाद भारत के इस महान सदन में, जो सदन हम सब लोग सांसदों को गौरवान्वित करता है, उस सदन में भगवान राम के बारे में बोलना, उनके मंदिर के बारे में अपना प्रस्ताव रखना
मेरा बहुत बड़ा आज अहोभाग्य है और उसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम जिस कालखंड में जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहाँ जाकर के दर्शन लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आज़ाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो कुछ सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। और इसलिए उनके ज़माने, क्योंकि उनके ज़माने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा उनके ज़माने में कुछ भी नहीं था। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए भगवान राम को याद करना, उनका बखान करना, और जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा था, रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्तिम च विंदते ही। जो लोग राम का, रामभद्र का, रामचंद्र का ऐसा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होते और समृद्धि तथा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम सब लोग इस सदन के, हम ही सभी सांसद आज भगवान राम पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, मुझको लगता है जैसे कोई राम कथा होती है, कहीं वेदों की कथा होती है, सबको पुण्य का अर्जन होता है। आज राम कथा की चर्चा करके हम सब लोग निश्चित रूप से पुण्य का अर्जन करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की बात करने से पूर्व मैं इतना बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि राम हमारे लिए एक भावना है, राम हमारा भाग्य है, राम हमारी इच्छा है। भारतीय सभ्यता का राम एक तर्क है, सर्वोच्च राज्य शासन का राम एक मूर्त रूप है, राम एक चेतना है, राम एक विरासत है, राम एक सभ्यता है, राम एक संस्कृति है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी है। और इसलिए भारतीय भाग आकाश में राम सर्वत्र है, राम सब जगह है। उत्तर भारत में भगवान राम के नाम पर कई राम सिंह हैं, कई रामचंद्र है। वो जाकर के हमारे दक्षिण भारत में जाकर के कहीं वो रामान्ना बन जाते हैं, कहीं वो रामैया बन जाते हैं, कहीं वो रामचंद्र बन जाते हैं। उनके नाम पर कहीं रामपुर स्थापित होता है, कहीं रामागुंडम स्थापित होता है, कहीं रामेश्वरम बन जाता है। इसलिए राम जो है घट घट में वासी है, रोम रोम में वासी है। और इसलिए भगवान राम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, मुझे लगता है भगवान राम का व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना विराट है। उसकी भारत और केवल मात्र भारत की भौगोलिक सीमाएं में नहीं, भारत की भौगोलिक सीमाएं तोड़ करके चाहे इंडोनेशिया हो, जावा हो, मलेशिया हो, दुनिया के पता नहीं कितने देशों में जाकर के राम जाकर के स्थापित हो गया। इसलिए सत्य सनातन और शाश्वत इस भगवान राम को हम लोग मानते हैं। और इसलिए मैं कुछ बातें जो है भगवान राम के मंदिर बनने से पहले कुछ बातें मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि भगवान राम हमारे पूर्वजों के हिसाब से, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, क्योंकि उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानने का अगर कोई प्रामाणिक सोर्स है, प्रामाणिक स्रोत है, तो उसको हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, और हम जितने पूर्वजों ने हमारी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, उनके हिसाब भगवान राम त्रेता 24वें त्रेता में पैदा हुए। और 24वें त्रेता इस बात के लिए भी इस सम्मानित सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनके तो आप सुन रहे थे सत्यपाल सिंह जो कि इस चर्चा की शुरुआत कर रहे थे और ये पूरा प्रस्ताव रख रहे थे। हमारे साथ देखिए मेहमान जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ यादव। एक बार फिर से हम परिचय करा दें, सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जयंत जिज्ञासु हैं आरएलडी की तरफ से, धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आर राजगोपालन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहला सवाल सीधे सिद्धार्थ यादव से करते हैं। सिद्धार्थ,
इस प्रस्ताव की आवश्यकता, इस धन्यवाद प्रस्ताव राम मंदिर निर्माण की आवश्यकता सदन में आप लोगों को क्यों महसूस हुई, सरकार को, पार्टी को क्यों महसूस हुई? देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूं कि आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि लोकतंत्र के मंदिर में देश के आराध्य का जो मंदिर बना, उसकी चर्चा हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि, उसका धन्यवाद, उस कृतज्ञता को उस लोकतंत्र के मंदिर में जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं जो 500 वर्षों से ऊपर की यात्रा रही, जिस यात्रा के पूर्ण में अब वास्तव में जो भारत की एक आत्मिक शक्ति है वो कहीं ना कहीं सृजित होकर के और नए भारत का निर्माण जिस लोकतंत्र के मंदिर से जहां नीतियां बनती हैं वहां पर प्रभु राम की जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं ये इस आधुनिक आध्यात्मिक भारत की एक परछाई उस मंदिर में आएगी। और इसीलिए एक बहुत आवश्यक एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण जो हमने 22 जनवरी को देखा प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा, वो क्षण की चर्चा लोकतंत्र के इस मंदिर में हमारी सदन में हो रही है। सभी सांसद क्या भारत में क्या विचार बदला है, क्या भारत का विचार हुआ है और अब कैसे भारत प्रगति की राह पर, राम राज्य की राह पर आगे बढ़ेगा, उसकी चर्चा भी लोकतंत्र के इस मंदिर में हमारे देश के सदन में होने जा रही है। मैं मानता हूं ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला एक क्षण है कि आज देश की हमारी सरकार वो कैसे भारत की ये जो आधुनिकता के साथ साथ जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको साथ लेकर के, उसको हाथ में हाथ लेकर के भारत की सांस्कृतिक विरासत को उसको वो महत्ता देते हुए जो कई वर्षों से आजादी के बाद जो महत्ता छूटती गई थी उसको महत्ता देते हुए भारत के इस इतिहास को, इस सांस्कृतिक विरासत को भी संजो करके और उसकी चर्चा कर उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास कर रही है और उसी के कारण ये चर्चा लोकसभा में की जाएगी। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। और देखिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र यादव जी, आपसे समझना चाहूंगा, देखिए आज जो राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है, इस पर चर्चा के साथ ही 7वीं लोकसभा की जो कार्रवाई है वो भी खत्म हो जाएगी, तो और बेहद ही करीब, क्योंकि इसके बाद 3-4 महीने के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं। तो किस तरह से सरकार की इन कोशिशों को विपक्ष देख रहा है, समाजवादी पार्टी देख रही है? आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, हमें आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। माइक अनम्यूट करिए आप धर्मेंद्र यादव जी। जा रही आवाज? जी 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 बोलिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी राम के कवच में छुपकर अपनी नाकामियों को, जो 10 साल की नाकामियां हैं, उसे छुपाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वो पार्लियामेंट से लेकर के, मीडिया से लेकर के, IT सेल से लेकर के हर जगह कर रही है। हालांकि जो धर्म है, धर्म का सबसे बड़ा धर्म है मानवता धर्म, और भारतीय जनता पार्टी ने उस मानवता को ना बचा करके अपने धर्म विरोधी चेहरे को पेश किया है इस देश के अंदर। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कालखंड की बात करूं तो आज इसी भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में, जिसको अमृत काल कहते हैं, मणिपुर में इस देश की बेटियां नग्न हुई। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस कृत्य को जब देखते होंगे और उनके सामने कोई जब खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी का पूजा करता होगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने मन में क्या सोचते होंगे? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर मां बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने जला दिया, जिंदा जला दिया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श नहीं हो सकते हैं। इसको मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानने वाले नहीं हो सकते हैं। और आपने इस तरह की घटनाएं बहुत सारी देखी होगी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरह का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ITBHU का आपने केस सुना होगा। ITBHU में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस बेटे के साथ दरिंदगी करी। धर्मेंद्र अपने आप को भारतीय जनता जी, प्रश्न था, भगवान राम का भक्त मानते हैं। प्रश्न तो इस प्रस्ताव को लेकर है जो चर्चा होनी है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप बीजेपी के सरकार के कार्य की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पूरी चर्चा के लिए कि भाई आज जो प्रस्ताव आ रहा है सदन में चर्चा के लिए, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या विचार? हम लौटेंगे आपके पास और देखिए एक बार फिर से हमें सदन का रुख करना होगा। सदन के अंदर देखिए, राज्यसभा के अंदर हम इस वक्त क्या तस्वीरें हैं वो देखते हैं। Sir, why? Only leader of the house. I'll give time to everyone. I will give time to everyone and also reflect what observations have been made against the chair.
I have noted. Take your seat. Take your leader of the party. ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्य जयंत चौधरी जी ने जो बात आज रखी, हम सब के लिए, पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, हर किसान के लिए, और हमारे चेयरमैन तो किसान पुत्र माने जाते हैं, हम सब के लिए इतनी गर्व की बात है कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही सम्मान दिया, भारत रत्न दिया। माननीय रूपाला जी ने बात ठीक रखी कि चाहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात हो, श्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की बात हो, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात हो, ये तो पूरे देश को उल्लास और गर्व के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे में जो भाषा का प्रयोग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किया, एक बड़े ऊंचे तरीके से, ये सभी लोग नहीं होते हैं, ये बड़े उच्च स्तर के लोग हैं, इन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में दिया। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों की आवाज गली गली, घर घर, गांव गांव तक उजागर की, नरसिम्हा राव जी ने इस देश में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू की, मैं समझता हूं कांग्रेस ने तो आज सेलिब्रेट करना था कि उनके प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया। पर दुर्भाग्य है कि उनके सरनेम में गांधी नहीं था। नेहरू गांधी होता, पहले परिवार का होता तो चल जाता, पर उनको तो देश नहीं, वो तो स्वयं को ही भारत रत्न देने में लगे हुए थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के नाते, उसके पहले 60 वर्ष देश की सेवा की हो, जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने सही सम्मान उनके देहांत के बाद भी नहीं दिया, वो पार्टी क्या समझेगी नरसिम्हा राव जी का योगदान? उन्होंने उनके शव को अपने पार्टी ऑफिस में घुसने नहीं दिया। शायद कांग्रेस अध्यक्ष ने ताला लगा के शव को फुटपाथ पर छोड़ दिया। ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता हूं कभी नरसिम्हा राव जी के सम्मान को पचा पाएगी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज पूरा देश, तो ये देखिए 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में डॉक्टर सत्यपाल सिंह की तरफ से जो प्रस्ताव है वो राम मंदिर पर चर्चा के लिए धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया। एक तरफ आप वो देख पा रहे हैं जिस पर चर्चा की शुरुआत हो गई है और विपक्ष को लेकर भी उनकी तरफ से बयान है वो दिया गया। इधर राज्यसभा की बात की जाए तो जो भारत रत्न का ऐलान किया गया है, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। तो दोनों सदनों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जयंत जिज्ञासु हमारे साथ RLD प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। जयंत जी, ये प्रश्न इस वक्त महत्वपूर्ण है। राम मंदिर, भगवान राम को लेकर सड़क से लेकर सदन तक चर्चा हो रही है। राजनीतिक दल होने के नाते, राजनीतिक दल से आपका संबंध है, ऐसे में आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टियों के पक्ष बदलते रहते हैं, लेकिन राम तो इस देश में, उनका नाम इस देश में शाश्वत है। देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से मानना है कि स्टेट और रिलीजन के बीच किसी तरह का घालमेल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल से कहीं ज्यादा बड़ा इकबाल राम का है और धर्म को बाजार में घसीटे जाने के हम लोग हमेशा खिलाफ रहे। निजी आस्था का मामला है। इकबाल कहते थे, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। जिस सत्ता को हिंद का इमाम कहा गया, उनको हम इतने छोटे दायरे में अगर महदूद करना चाहें कि सदन में कोई प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़े, तो ये मैं इसको हास्यास्पद समझता हूँ और अनावश्यक समझता हूँ। दूसरा, हमारे बिहार में मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होता था, उसमें एक संस्कृत के श्लोक का हिस्सा लिखा हुआ रहता था। ठीक। अग्रतः सकलम शास्त्रम, पृष्ठतः सौशरम धनु, कि आगे
सकल शास्त्र का ज्ञान हो या तो आदमी के पास, या फिर पीठ पर धनुष बाण हो, यानी कि या तो आपके अंदर शारीरिक श्रम करने की क्षमता हो इस देश को बनाने के लिए, जैसे मिथकीय चरित्रों में भी कृष्ण जो है गाय चढ़ाते थे, बलराम फल चलाते। तो ठीक है जयंत जी, जयंत जी, जो कुछ हो रहा है इस पर आपका ये मानना है कि ये अनावश्यक है, और ऐसे में ये जो कार्रवाई उस पर आपने आरएलडी का क्या पक्ष है वो रखा है, इस पर आप बात करेंगे हम, और बीजेपी से जवाब भी लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। राम मंदिर प्रस्ताव पर बोले राम गोपाल यादव, राम मंदिर पर प्रस्ताव लाना अच्छी बात है, तो राम गोपाल यादव की तरफ से ये बयान दिया गया है, सुनिए आप। सर राम मंदिर पे प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसमें क्या खराब बात है, अच्छी बात है। सर जयंत चौधरी को लेकर चर्चा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं सर। प्रभु उनकी मदद करें। वो कह रहे हैं दिल जीत लिया सर। तो देखिए धर्मेंद्र जी, आपने सुना, अभी तो आप बोल रहे थे, तमाम मुद्दों को आप गिना रहे थे, और जो प्रस्ताव लाया गया है इस पर, इसके विरुद्ध ही आपकी अभी तक जो वाणी है वो नजर आ रहे थे। लेकिन राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद, वो तो बोल रहे बड़ी अच्छी बात है ये। मैंने अपने वक्तव्य में बेटियों का जिक्र किया, जिन बेटियों को निर्वस्त्र किया गया उनकी आवाज संसद में गूंजनी चाहिए या नहीं गूंजनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। मैंने मणिपुर का जिक्र किया आपके सामने, मैंने कहा नहीं धर्मेंद्र यादव जी, जब आज जिक्र दोनों सदनों में राम मंदिर पर हो रहा है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस पार्लियामेंट में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का प्रस्ताव हो रहा है, उसी लोकतंत्र के मंदिर में इस देश के 1000 किसानों की जो शहादत हुई है और मोदी काल में हुई है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को क्षमा प्रस्ताव सर, आपके कार्यकाल में गोलियां भी तो चली थी अयोध्या में, उसको कैसे देखेंगे आप? अब मेरी बात सुनिए ना, आपके सरकार के कार्यकाल में गोलियां भी तो चली थी, क्या उसको भूल जाएंगे आप आज, अगर जब सबका जिक्र कर रहे हैं तो? हाँ बिल्कुल, आप बीजेपी प्रवक्ता करने दीजिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर बीजेपी मैं इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा विषय कुछ और है, हम अगर दूसरे विषयों पर जाना चाहें तो उसके लिए हम अलग बहस करेंगे, लेकिन आज जो विषय है वो ये धन्यवाद प्रस्ताव है, इस पर क्या मंतव्य? देखिए इस बीच राम मंदिर प्रस्ताव पर कांग्रेस से गौरव गोगोई बोलेंगे, राम मंदिर प्रस्ताव पर ओवैसी भी बोलेंगे, लोकसभा में राम मंदिर प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। तो देखिए इस वक्त ये चर्चा चल रही है। आनंद पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, कौन कौन बोल रहा है ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से बड़े चेहरे कौन होंगे, विपक्ष की तरफ से बड़े चेहरे कौन होंगे इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए? देखिए कांग्रेस की तरफ से जो पहले स्पीकर होंगे वो गौरव गोगोई होंगे। आपने देखा होगा बजट पे भी और श्वेत पत्र पे भी कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई को आगे किया था स्पीकर के तौर पे, उन्होंने सरकार पे हमला किया था। तो ऐसे में राम मंदिर का जो प्रस्ताव है इसके ऊपर भी कांग्रेस ने गौरव गोगोई को अपना पहला स्पीकर बनाया। इसके अलावा ओवैसी है वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से, माफ कीजिएगा शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी बोलेंगी और राम गोपाल भी बोलेंगे। तो ऐसे में ये एक मौका है सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का। सदन के बाहर तो इस पर हर पार्टी ने अपनी राय रखी है, सदन के अंदर एक अवसर जरूर है ये इसको औपचारिक तौर से अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजगोपालन जी जुड़े हुए। राजगोपालन जी, ये पूरा जो विषय था ये एक अदालती विषय रहा जिसमें कोर्ट की सुनवाई हुई, लंबी प्रोसीडिंग हुई, उसके बाद इसका निर्माण भी हुआ। कई बार लोगों ने कहा कि क्यों नहीं सदन के अंदर एक बिल लाके इस मंदिर का निर्माण कराया जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने यह कोशिश न करके न्यायालय का सम्मान किया। आज जब इस पे सदन के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है बीजेपी की सरकार की तरफ से, इस प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से बीजेपी से संघर्ष बता रही है, दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि धर्म को लेकर इसमें एक धर्म का कवर लेकर इसमें पॉलिटिक्स की जा रही है। 2014-2019 दोनों को लोकसभा में 330-350 सीट आने के बाद नरेंद्र मोदी साहब का कोर्ट के थ्रू, अदालत को थ्रू सैंक्शन मिला है राम मंदिर का। आज प्रधानमंत्री ने ग्रेटेस्ट पंचायत, इंडियन जो बड़ा पार्लियामेंट पंचायत है, उसमें प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। लेकिन इसके इंपॉर्टेंट है बीजेपी का पिछले 5 नहीं तो 6 लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में ये लिखा था
राम मंदिर वही बनाएंगे। सो मंदिर वही बना करके दिखाया। अपार्ट फ्रॉम दैट टुडे इम्पोर्टेंट डे है भैया। मुझे लगता है मैं कम से कम 40 साल पार्लियामेंट कवर किया है, ऐसे जो माहौल नहीं देखा, क्योंकि अनदर 4 दिन में प्रधानमंत्री अबू धाबी में एक सत्यनारायण मंदिर खोल रहा है। ये बात बीजेपी का हिंदुत्व का केंद्रीय बिंदु है, उसको बार बार लेके आ रहे नरेंद्र मोदी। अपना घोषणा पत्र हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, उसको भगवान श्री राम का इतना प्रार्थना करते, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हृदयमस्तकांचनीम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमद राक्षसांतकम। जो मारुति है बैठते हैं, सो नरेंद्र मोदी भी राम को मारुति के सामने बैठा है भाजपा। अच्छा, आर राजगोपालन जी, एक सवाल आपसे ये भी है, देखिए, क्योंकि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया है राज्यसभा और लोकसभा में, अभी हमने सुना रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है लाया गया। तो क्या आज विपक्ष के सामने भी, क्योंकि राम मंदिर को लेकर इससे पहले क्या बयान दिए गए वो सब आपके संदर्भ में भी है, लेकिन आज विपक्ष के सामने भी एक बड़ी दुविधा की स्थिति कि वो करे तो करे क्या? नहीं, ये तो कांग्रेस का क्षेत्रीय दल का अलग करने के लिए प्रस्ताव है, ये राजनीतिक प्रेरित है। कांग्रेस तो मर चुकी है, जो दक्षिण भारत में इक्का तुक्का है, लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस को श्राद्ध भी कर दिया है सब लोग ने। कांग्रेस है नहीं है, क्योंकि ए.के. एंथनी ने 2014 चुनाव को हारने के बाद ये रिपोर्ट पेश किया है सोनिया गांधी का, उसमें ये लिखा है हिंदू का विरोध नहीं करना, राम मंदिर को विरोध नहीं करना। लेकिन पिछले 10 साल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का यही काम है। क्षेत्रीय दल ने समझ गया है, अखिलेश यादव समझ गया, राम गोपाल यादव समझ गया, और ममता बनर्जी जिस ताकत के कम होने की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जब भी सीटों के बंटवारे को लेकर बात आई, क्षेत्रीय दलों ने अपनी ताकत कांग्रेस को दिखाई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे ममता बनर्जी रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी, एक सवाल जो बार बार किया जा रहा है, मैं वो सवाल आपके सामने रख रहा हूं, मैं चाहूंगा कि उसका उत्तर आप दें। इस प्रस्ताव को क्यों ना एक पॉलिटिकल अचीवमेंट के तौर पर सदन के अंदर ऑफिशियली रख के इसको सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनाने का प्रयास माना जाए? इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव क्यों ना माना जाए? यही सवाल तो हमारे बाकी के जो प्रवक्ता हैं, मेहमान हैं, वो कर रहे हैं। देखिए समीर जी, सबसे पहली बात तो अभी बोला जा रहा था कि धर्म बड़ा निजी विषय होता है। मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं आपके शो पर, राम धर्म का विषय नहीं है, राम देश के इतिहास का विषय, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का विषय है। आप उनको धर्म से जोड़ेंगे तो आपका ये जो चश्मा है धर्मनिरपेक्षता का, जो आपके वो आंखों पर चढ़ जाएगा। पर जब राम थे तब ये धर्म ही नहीं थे, सब एक ही थे, वो भारतवर्ष का इतिहास है, इसलिए उनको वैसा ही देखना चाहिए। सिद्धार्थ, जो सवाल मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं, वो इसलिए था सवाल क्योंकि एक दिन देखिए जो कार्यवाही है वो चलनी थी 9 तारीख तक, लेकिन उसको एक दिन बढ़ाया गया और ये सरप्राइज था सबके लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसलिए सवाल उठता और आखिरी दिन की कार्यवाही में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाना।